वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर रेलवे ग्रुप डी। जितने भी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप बिल्कुल पार्ट 1 भी बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये भी बात ध्यान रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर। अब हार्ट पेस मेकर इसे जो है कहाँ पे काम में लिया जाता है? हार्ट पेस मेकर बेसिकली कहाँ पे काम में लिया जाता है? अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसे जो है इरेगुलर उसका हार्ट बीट है, तो वहाँ पे इसके जो है हार्ट बीट को ठीक करने के लिए हार्ट पेस मेकर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है इन हार्ट पेस मेकर? तो हार्ट पेस मेकर जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है जो कि हार्ट के जो है बीट को ये मेंटेन करता है। तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल यूज़ किया जाता है यहाँ पे ये है प्लूटोनियम, जो है इसे काम में लिया जाता है। अब प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव भी है तो इसे काम में लिया जाता है। अब क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हार्ट पेस मेकर जो था, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो है 1960s में इसमें बैटरीज यूज़ किए जाते थे। लेकिन बैटरीज का लिमिटेशन ये था कि उनका चार्ज खत्म हो जाता था और कभी कभी ये पता नहीं चलता था कि उनका चार्ज कब खत्म हो गया है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होने लगे। तो बैटरी का कुछ एक ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए जो है यहाँ पे प्लूटोनियम के जो है आइसोटोप्स को यूज़ किए गए। प्लूटोनियम का आइसोटोप्स इसलिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव था क्योंकि प्लूटोनियम के जो आइसोटोप्स थे इनका हाफ लाइफ पीरियड जो है यह है 87.7 ईयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से बैटरी को रिप्लेस किया गया, प्लूटोनियम के आइसोटोप से रिप्लेस किया गया, ताकि जो है इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार जो है इन्हें चार्ज ना करना पड़े। तो इस लिमिटेशन को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये जो है आजकल जो हार्ट पेस मेकर है इसमें जो है आइसोटोप यूज़ किया जाता है, प्लूटोनियम के आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। तो आपको पता है कि नैप्थलीन जो है ये बेसिकली सबलाइम है। अगर इसे हीट किया जाए तो ये वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको अब पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से ये किया जा सकता है। सैंड तो वेपराइज नहीं होने वाला इसे हीट करने पे, क्योंकि सैंड जो है ये सबलाइम नहीं है। लेकिन नैप्थलीन जो है ये सबलाइम मटेरियल है। अगर इसे हीट किया जाए तो ये जो है वेपराइज हो जाएगा और सिर्फ सैंड ही बचेगा। तो सब्लिमेशन से ये किया जा सकता है। मोटार इज मिक्सचर ऑफ। तो मोटार जो है ये किसका मिक्सचर है? लाइम एंड वाटर, लाइम सैंड एंड वाटर, सैंड एंड लाइम, वाटर एंड सैंड। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 लाइम, सैंड एंड वाटर। मोटार बनाया जाता है पहले, अगर कोई भी देखिए कोई भी घर बनाया जाता है तो वहाँ पे ब्रिक्स लगते हैं, मोटार लगते हैं। मोटार कैसे बनाया जाता है? लाइम यूज़ किया जाता है, सैंड यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है, फिर इन्हें जो है मोटार बनाया जाता है और जो है बाद में मोटार और ब्रिक्स को यूज़ करते हुए जो है दीवार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है यह है लाइम, सैंड एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस इन्वॉल्व बोथ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन? तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है? तो पार्ट 1 में हमने डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन वहाँ पे था कि अल्कोहल और वाटर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो अल्कोहल और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो डिस्टिलेशन वहाँ पे हमने समझा था। तो यही सेम ही जो है अगर दोनों प्रोसेस को मिला दिया जाए, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो ये जो है ये डिस्टिलेशन का ही अलग अलग प्रोसेस है। पहले इवापोरेट होता है, अगर हम बॉयल करें तो पहले इवापोरेट होता है, फिर जो ये वेपर है ये क्या होता है, ये लिक्विड में फॉर्म हो जाता है और फिर ये कंडेंस हो जाता है, फिर उसे कलेक्ट कर लिया जाता है अलग जगह। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये कौन से जो है इनमें से प्रोसेस में, सेपरेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमने रखा है। Which of the following process can be considered as reverse of condensation? तो कंडेंसेशन में क्या होता है? इवापोरेट होने के बाद क्या होता है? इवापोरेट होने के बाद वेपर फॉर्म होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? यही जो वेपर है, बेसिकली वाटर वेपर जो है ये जो है जैसे ही ये कूल हो जाता है तो ये कंडेंस होकर ये लिक्विड बन जाता है। तो कंडेंसेशन का ऑपोजिट क्या होगा? ये होगा इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन में जो है वेपर फॉर्म करते हैं और यही वेपर जब कूल हो जाता है तो कंडेंस हो जाता है। तो इसे कंडेंसेशन जो है हम कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इवापोरेशन जो है एक ठीक ऑपोजिट है या रिवर्स है ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड इन। इस क्वेश्चन में आपको जो पता चलेगा ये आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से आपको बचा सकता है। कोई भी चैनल में आपको ये बात नहीं बोला जाता, या बहुत सारे रेयर चैनल्स में सिर्फ ये बातें होती हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना,
ये क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ये जो है क्लास 11 12 का लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यों डाला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन रेलवे क्यों डालता है? हम 2018 से जितने भी एग्जाम्स हैं सब पेपर का हमने जो है एनालिसिस किया है, उससे ये पता चला है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो कि स्टूडेंट नहीं कर सकते लेकिन दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि ये जानने के लिए कि एक जो एग्जाम आप देने गए हैं तो आप एग्जाम को कितना बेहतर से समझ सकते हैं कि ये चीज़ तो नहीं है तो इसे हमें स्किप करना। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे डालता है। 2018 से हम सारे पेपर का एनालिसिस करते आए हुए हैं। तो ये पता चला है कि देखिए एक ना एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि किया नहीं जा सकता, फिर भी अगर बच्चे उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो नेगेटिव स्कोर होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि नहीं ये तो 10th का है ही नहीं, इसे हम छोड़ देते। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपने पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये जो है 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो इसे जो है छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें जो है नेगेटिव स्कोर हो सकता है। तो ये वही क्वेश्चन है, इसीलिए हमने जो है इस टाइप का क्वेश्चन को लिया है। पूरा पेपर को एनालिसिस किया है तो बहुत अच्छा से आइडिया मिल गया है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए उसी तरह के क्वेश्चन हमने फ्रेम भी किए हैं और उसी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला भी है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा रेलवे में, तो ज़्यादा नहीं, याद रखना 1 ही या 2 क्वेश्चन ही मिलेगा। वो एग्जामिनर आपको देखने के लिए करता है कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम को लेके, आप कितना समझते हैं। और हर एक एग्जाम में होता है, ये रेलवे में नहीं होता है, एसएससी में भी होता है, आईआईटीज में भी होता है। आईआईटी के एग्जाम देने जाओ तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा गिरता है। अगर इंजीनियरिंग में देखें तो गेट के एग्जाम में भी हो सकता है, गेट में तो बीटेक तक पूछा जाता है, लेकिन एमटेक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में ऐसे होता है, ताकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप एग्जाम को कितना बेहतर समझते हैं, आप अपने सिलेबस के जो सिलेबस तक है वो पढ़ के आए हैं या फिर जो सिलेबस से बाहर है आप उस चीज़ को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये चीज़ों को देखा जाता है। हाँ, आपके पास आइडिया है, आपका 12th अगर 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उतना ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12 में है, 11-12 में है, ना कि क्लास 10 में है। तो वेरिएबल वैलेंसी जो है, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है एग्जिबिट करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटलिक एलिमेंट, नॉन मेटलिक एलिमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन 1 ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा जो है वेरिएबल वैलेंसी ये जो है एग्जिबिट करते हैं। यहाँ पे खास करके जो एलिमेंट हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, सारे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट नहीं, कुछ डी ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया, टीन हो गया, ये सारे जो है वेरिएबल वैलेंसी जो है ये दिखाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इनका सब सेल देखें तो इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। यहाँ पे अगर हम NS जो समझ पा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे समझ पाएंगे, N-1D ये जो सब सेल है, ये जो सब सेल प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो इनके बीच जो है एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो जब बॉन्डिंग फॉर्म होता है तो सिर्फ इसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, ये वाला सेल जो है इसे पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं जब बॉन्डिंग फॉर्म होता है, जिसके वजह से जो है ये वेरिएबल जो है वैलेंसी ये फॉर्म होता है। या फिर कह सकते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी यहाँ पे हो सकता है, या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे जिनका 12th क्लियर है उनको ये समझ में आ गया होगा, जिनका नहीं क्लियर है कोई डर नहीं है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आने से आप यहाँ पे आंसर तो जानते हैं, अगर यही पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि अगर 12th लेवल का क्वेश्चन है, वो 10th लेवल का नहीं है, सिलेबस से बाहर है, तो उसको छेड़छाड़ मत करें और डरना नहीं है। वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही आएगा, अगर 25 नंबर का पूछा जा रहा है ना तो वो क्वेश्चन एक ही आएगा, तो इसमें डरना नहीं है, उसको आप आराम से छोड़ सकते हैं। बाकी 24 नंबर से आप स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नेगेटिव मार्किंग से बचा सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा होता है, हर एक एग्जाम में होता है। कुछ पूरा 100 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा यहाँ पे ग्रुप डी में, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बारे में आइडिया नहीं है। छेड़छाड़ नहीं करना ही बेहतर है, उसमें आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम ह्यूमन फीट डू ट्रेन डॉग ट्रैक पीपल। तो आपने देखा होगा कहीं अगर चोरी होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रेन डॉग्स को बुलाए जाते हैं, उसके बाद जो है वो स्मेल करते करते उस इंसान तक पहुँच जाता है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये रिलीज होता है ह्यूमन फीड से। हर एक इंसान का अपना अपना जो है ये अलग तरह का जो है यहाँ पर रिलीज होता है, सबका स्मेल अलग अलग होता है। और ये स्वेट और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिलीज होता है, स्वेट बहुत कम जो है, बहुत कम अमाउंट में जो है रिलीज होता है। तो इसी को स्मेल करते करते जो है ये ट्रेन डॉग जो है ये पीछा करते हैं, जो चोरी जिसने किया है उसका पीछा कर पाते हैं। Which of the following is surface phenomena? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन। तो इसका सही जवाब है ये है इवापोरेशन। इवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहीं पे वाटर यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है, तो वाटर जब इवापोरेट होता है तो इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है, इस वाटर का जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ से जो है मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और ये जो है वाटर वेपर बन के इवापोरेट हो जाते हैं। तो वाटर का जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ से जो है ये होता है, इसी वजह से जो है इसे सरफेस फेनोमेना कहा जाता है।
विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, तो इनमें से कौन सा मेटल जो है ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए जब भी आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर ये सब डायरेक्ट माइन में डायरेक्ट पाए जाते हैं। एज गोल्ड जो है ये डायरेक्ट मेटल पाया जाता है, लेकिन अगर आपको देखें मैंगनीज देखा जाए, आयरन देखा जाए तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। एल्यूमिनियम देखा जाए तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से जो है इनको अपने जो है इनका ओर से जो है ये एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ये जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, इसी वजह से सिल्वर, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, इनको नेटिव मेटल भी कहा जाता है। पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, तो इनमें से कौन सा पॉलीमर को यूज किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। जैसे बुलेट प्रूफ अगर कांच बनाना है तो नॉर्मल कांच को लिया जाता है और इसके दोनों तरफ से जो है लेमिनेट किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से लेमिनेट कर दिया जाता है, इसके बाद जो है ये बुलेट प्रूफ मटेरियल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया भी जाता है, जैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को घुमाया नहीं, बेसिकली वो अलग ही क्वेश्चन है। जैसे पूछा जाता है कि पॉलीमर जो है कौन सा पॉलीमर बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज किया जाता है, तो ये नाम बिल्कुल याद रखना। तो ये जो है केवलर जो है इसे यूज किया जाता है, KEVLAR, बुलेट प्रूफ ये वेस्ट में यूज किया जाता है, KEVLAR, केवलर जो है इसे यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बुलेट प्रूफ वेस्ट में जो है इस मटेरियल को यूज किया जाता है। कोलोइडल पार्टिकल्स आर सीन कंटिन्यूअसली इन जिगजैग पैथ इन ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट में होता है, फ्लूइड के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ये जिगजैग जो है पाथ को फॉलो करते हैं, जिसके वजह से जो है ये जिगजैग मूवमेंट जो है आपको दिखाई देता है। तो इसे जो है कहा जाता है ये ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ओजोन कंसिस्ट ऑफ, तो ओजोन इसमें जो है क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओनली ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ओनली ऑक्सीजन। ओजोन में अगर हम देखें तो ओजोन किससे बना हुआ है? ओजोन जो है ये 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, तो ये जो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेसिकली ओजोन। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ये ओजोन प्रेजेंट होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 जो है इसका फॉर्मूला है। 3 जो है इसमें ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होते हैं, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो इसे जो है ये एटम का ही डेफिनेशन है, ठीक है। या अगर आप एनसीईआरटी रेगुलरली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से भी काफी सारे सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम, तो इसे जो है एटम कहा जाता है। व्हिच ऑफ द नोबेल गैस इज हेवीएस्ट, इनमें से कौन सा नोबेल गैस जो है ये हेवीएस्ट है? लाइटेस्ट जो है ये हीलियम है, याद रखना, और हेवीएस्ट जो है ये है रेडॉन। रेडॉन जो यहाँ पे नोबेल गैस है, और एक चीज भी याद रखना, ये जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं है। पार्ट 1 में हमने शायद डिस्कस किया था, एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट नहीं होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं इनके डीके से जो है ये फॉर्म होता है, रेडॉन जो है ये गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, रेडॉन जो है ये हेवीएस्ट है। लाइटेस्ट नोबेल गैस पूछा जाए तो ये हीलियम है। पार्ट 1 भी जरूर देख लेना, पार्ट 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट बात बता दिया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमने जो है ये टेस्ट सीरीज रिलीज किया था रेलवे ग्रुप डी के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके उनके लिए। इस टेस्ट सीरीज में आपका 45 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। सबसे वास्ट सेक्शन है। देखिए रीजनिंग और मैथ तो आपका हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है रेलवे में टफ नहीं पूछा जाता, ईजी पूछा जाता है, प्रैक्टिस में है, हो जाएगा। और मैथमेटिक्स आपने भी इतने समय तक बिल्कुल कर लिया होगा। लेकिन सबसे वास्ट सेक्शन जो है ये है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये जितना पढ़ो ये खत्म नहीं होता, इसी वजह से जो है हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें हर सेट में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 1350 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लाइटली ले रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस भी करें, साथ में हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ते भी रहें, प्रैक्टिस भी करते रहे। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ जो है आपको प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ छूट रहा है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। और सबसे अच्छा बात यह है कि रेलवे के सारे पेपर को हमने एनालिसिस किया है, तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया हर एक सेट में। तो 45 नंबर से अगर मैक्सिमम आप स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार इस टेस्ट सीरीज को लें। और ये टेस्ट सीरीज कोई महंगा नहीं है, हर एक स्टूडेंट ले सकता है। इसी वजह से जो है हमने इसे लो कॉस्ट में ही लॉन्च किया है, सिर्फ 60 रुपीज़ में लॉन्च किया है। 30 टेस्ट सीरीज 60 रुपीज़ में लॉन्च किया है। इंग्लिश में है, आपके पास कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, सब में ये सपोर्ट करता है। लेना कैसे है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाना, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरना। जैसे ही आप 60 रुपीज़ पे करते हो, अपना मेल आईडी खोलना, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। आपके मेल आईडी में ये फाइल भेज दिया जाता है जैसे ही आप 60 रुपीज़ पे करते हो। तो टाइम जो है ये वेस्ट ना करें, प्रैक्टिस हर दिन करते रहे। अगर 30 टेस्ट सीरीज एक दिन करेंगे तो 30 दिन लगेगा, हर दिन 2 आप टेस्ट सीरीज करें तो कम से कम अपना तो एनालिसिस करें कि कहाँ पे आप खड़े हैं,
कौन कौन सी गलती आपसे एग्जाम में हो सकता है, वो सब गलती को आप जो है हटा सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, साथ में हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ते भी रहें, इसी तरह जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम में। और रेलवे के लेवल का ही क्वेश्चन डाला गया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो सारे स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रोसेस हमने बोल दिया, जैसे आपने पे कर दिया 60 रुपीज़, अपना मेल आई डी खोलना और वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना, आपके मेल आई डी में भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो कौन सा इसमें से जो है सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है? पैराफिन ऑयल, ग्लाइसरॉल एंड वाटर, ग्लिसरीन एंड वाटर, हार्ड वाटर। तो यहाँ पे जो है ग्लाइसरॉल एंड वाटर को जो है इसे काम में लिया जाता है एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर। ये खास करके जो है कोल्ड कंट्रीज में होता है, जहाँ पे रेडिएटर में अगर ये वाटर डाल दिया जाए तो अंदर जाके ये फ्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है, जिसके वजह से ग्लाइसरॉल को जो है इसमें मिक्स कर दिया जाता है। पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन व्हिच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो देखिए, आप कोई भी चिप्स पैकेट खरीदते हैं मार्केट से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि उसके अंदर कौन सा गैस है। वो सोचते हैं कि नॉर्मल गैस, नॉर्मल गैस अगर होगा तो उसके अंदर जो चिप्स है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खराब हो जाता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? नाइट्रोजन गैस यूज़ किया जाता है। कोई भी आप फूड का पैकेट खरीदें, जो रेडीमेड फूड पैकेट्स हैं, जैसे चिप्स हो गया, फिर अलग अलग जो कुरकुरे हो गए, इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं, इसके अंदर जो है ये नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि उसमें जो है ऑक्सीडेशन ना हो। मर्क्यूरी कैन नॉट फॉर्म एमलगम विथ, तो मर्क्यूरी जो है ये किसके साथ जो है एमलगम फॉर्म नहीं कर सकता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। तो इसका जो सही जवाब है ये है प्लैटिनम। प्लैटिनम के साथ जो है मर्क्यूरी ये जो है ये एमलगम फॉर्म नहीं कर सकता। बाकी लगभग बहुत सारे मटेरियल के साथ जो है मर्क्यूरी एमलगम फॉर्म करता है। कौन कौन से मटेरियल के साथ ये एमलगम फॉर्म नहीं कर पाते हैं? तो आयरन हो गया, प्लैटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, इस तरह के मटेरियल के साथ मर्क्यूरी एमलगम नहीं फॉर्म कर सकता। इसी वजह से जो है मर्क्यूरी को आयरन के जो है ये कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि इसके साथ एमलगम फॉर्म नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे एमलगम क्यों फॉर्म नहीं कर पाते हैं प्लैटिनियम, आयरन और टंगस्टन के साथ? क्योंकि इनका जो मेटलिक बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसे जो है ये मर्क्यूरी जो है इसे डिफ्यूज नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो है एमलगम फॉर्म नहीं होता। लेकिन बाकी सब मटेरियल अगर हम देखें तो उनके साथ जो है ये होता है। सिलेक्टेड मटेरियल आप बिल्कुल ध्यान रखें, आयरन भी ऑप्शन में हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है, टंगस्टन भी हो सकता है, ये सारे के साथ जो है मर्क्यूरी एमलगम फॉर्म नहीं कर पाता है। द लॉ ऑफ ट्रेड वॉज गिवन बाय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो दिया गया था ये JW डोबनियर के द्वारा जो दिया गया था, और ये जो है डोबनियर ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन और एक रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने इससे बनाया है कि डोबनियर के द्वारा कितने सारे ट्रेड आइडेंटिफाई किए गए थे, ये भी सवाल बना है। तो यहाँ पे जो है 3 ट्रेड इनके द्वारा जो है ये आइडेंटिफाई किए गए थे। यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा डोबनियर ट्रेड नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये 3 को एक ग्रुप में इन्होंने रखा था। कैल्शियम, स्टॉन्टियम, बेरियम को इन्होंने एक ट्रेड में रखा था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको जो है एक ट्रेड में रखा था। तो इन्होंने जो है 3 ट्रेड्स को जो है ये आइडेंटिफाई किया था। इनका कहना ये था कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन को इन्होंने लिया था, ब्रोमीन को इन्होंने लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे आयोडीन को इन्होंने लिया था। तो अगर हम एरिथमेटिक मास अगर लेते हैं, एरिथमेटिक मास नहीं, एटॉमिक मास अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर यहाँ पे एटॉमिक मास क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हैं, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन से। तो सिंपल ये लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया। तो इसी तरह जो है इन्होंने ट्रेड को जो है ग्रुप वाइज जो है ये अरेंज किया था, और इन्होंने जो 3 ट्रेड को ही सिर्फ उस समय आइडेंटिफाई कर पाए थे। हालांकि और भी एलिमेंट था जिन्हें इन्होंने जो है एक ट्रेड में इन्होंने नहीं डाल पाया था। तो ये जो है 3 ट्रेड्स जो है इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, और जो है लॉ ऑफ ट्रेड जो दिया गया था ये डुबनियर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना, जितना यहाँ पे समझाया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रहा होगा अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है वो तो पकड़ लिए होंगे कि हम जो है क्या कहना यहाँ पे चाहते हैं। तो एक बार पढ़ लेना डुबनियर ट्रेड, सवाल यहाँ से जरूर बनता है। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्ट न्यूट्रल इन केमिकल रिएक्शन, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट को यूज़ किया जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। और कैटलिस्ट कभी भी जो है केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, कैन कैटलिस्ट ऑल्टर द केमिकल रिएक्शन, तो यस, नो, कांट बी सेड, इस तरह का ऑप्शन जो है बनाए जाते हैं। कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करते हैं, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। यही बस इसका सही जवाब है, इसीलिए कैटलिस्ट को जो है यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कैसे कहते हैं? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसे अगर एसिड के साथ हम ट्रीट करें तो एक अलग स्मेल आता है, बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो अलग स्मेल आता है, ठीक है। तो स्मेल के बेसिस में जो है ये जो है ये काम करते हैं। तो अगर जैसे मान लें एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर यहाँ पे लेते हैं, जैसे वेनिला को अगर एसिड के मिक्सचर में डाल दिया जाए, वेनिला एक्सट्रैक्ट को, तो इसमें अलग स्मेल आएगा। और अगर उसे ठीक बेसिक अगर मिक्सचर में डाल दिया जाए, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो उसमें अलग स्मेल आएगा। इसीलिए जो है इसे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा है? तो फिनोप्थिलीन जो है ये भी जो है यहाँ पे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। और भी यहाँ पे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे ओनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये सारे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर, जो एग्जामिनर हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। जैसे एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, वो इनमें से कौन सा इंडिकेटर को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है? तो वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर को यूज कर सकता है, क्योंकि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में कुछ देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्मेल के ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। अगर एसिड के साथ ट्रीट करे तो दूसरा स्मेल आता है, बेसिक के साथ ट्रीट करे तो दूसरा स्मेल आएगा। तो स्मेल से आइडेंटिफाई वो कर सकता है कौन सा एसिडिक मीडियम है, कौन सा बेसिक मीडियम है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के जो है आपको अगर बेसिक क्लियर है ना तो आराम से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि स्मेल के ऊपर इसका डिपेंड करता है, इसमें देखने का कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये सबको पता है कि यूरेनियम को यूज़ किया जाता है, लेकिन यूरेनियम के कौन सा आइसोटोप को यूज़ किया जाता है? एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, इसीलिए जो है क्वेश्चन को इस तरह ही डाला जा रहा है अभी थोड़ा सा, इसीलिए जो है हमने भी इसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है। एग्जाम का लेवल जो है अब वो नहीं रह गया, रेलवे जो पहले पूछा करता था, अब जो है अगर हम देखें यहाँ पे तो 2018 के बाद जो एग्जाम्स हुए हैं, 2019 का जो जेई एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी थोड़ा सा जनरल साइंस का ठीक लिया गया था क्वेश्चन, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने लिया। और ये मत समझना कि जेई का एग्जाम हुआ था तो ग्रुप डी में वैसा नहीं पूछा जाएगा, जी नहीं, रेलवे का लेवल हरदम ही सेम रहता है, लेकिन रेलवे ट्विस्ट जरूर करता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, और नहीं समझ पाए तो गलत हो जाएगा, इसीलिए जरूर ध्यान रखना। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, क्योंकि अब लगातार बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन डालेंगे जो आपको कंप्लीट आइडिया देगा कि रेलवे में कैसे क्वेश्चन आने वाला है, कैसे उन्हें फेस करना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे आइडियाज हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। इस चैनल में जनरल साइंस के सारे वीडियोस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे आप कंटिन्यूअसली। और हमारे जो नया चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स आएंगे, भूलना मत, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे नया चैनल का, उससे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन फिर बाद में आप जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी 100-100 वीडियो, 100-200 वीडियो अगर डल चुका होता है, फिर आप जाते हो तो उसके बाद जो है आपको उनको करने में बहुत मुश्किल होगा, वो पहाड़ जैसे हो जाएंगे। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल हमने ओपन किया है, उसमें स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर कवर होगा, इसमें जनरल साइंस कवर किया जाएगा, ठीक है। आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आपको हमारा नया चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और साथ में जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आइसोटोप कौन सा यूज़ किया जाता है यूरेनियम का? तो यूरेनियम का जो आइसोटोप यूज़ किया जाता है ये U235 जो है ये यूज़ किया जाता है। अब U235 क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों दूसरे आइसोटोप्स को यूज़ नहीं किया जाता है, ये भी जो है आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि U235 जो है ये आइसोटोप जो है ये नेचुरली ऑकरिंग फिजिबल आइसोटोप है। फिजिबल आइसोटोप यानी कि इजीली ये टूट जाता है, तोड़ा जा सकता है, इसको स्प्लिट किया जा सकता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है और फिर उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एटॉमिक एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट किया जाता है। और फिर कहाँ पे यूज़ किया जाता है आपको पता है, फिर टरबाइन को जो है ये रोटेट करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये यूरेनियम 235 जो है इसे यूज़ किया जाता है, और ये नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम का जो है ये आइसोटोप है जो कि फिजिबल है। मेटल ऑक्साइड आर यूजुअली एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिकली बेसिक होते हैं। ये एक सियोरिटी के साथ कैसे कहा जा सकता है कि मेटल ऑक्साइड जो है ये जो है ये बेसिक होते हैं, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है ये एसिडिक होते हैं, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड जो है, अगर इसे जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, ये बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, whereas non-metallic oxide are acidic in nature. According to Rutherford atomic model, the electron revolve around the nucleus in dash path. तो सिंपल सा है, अगर आपने जो है एनसीईआरटी पढ़ रखा है या किसी भी बुक से पढ़ रखा है तो यहाँ पे सिंपल से रदरफोर्ड का ये कहना था कि एटॉमिक जो मॉडल इन्होंने डिजाइन किया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नॉट द सेम।
इट इज़ द लॉ ऑफ। तो ये लॉ जो है किनके द्वारा दिया गया था? अगेन बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर ये 10th में नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन याद रखना रेलवे जो है कभी कभी डेफिनेशन से ये सब पूछ लिया जाता है। रेलवे जो है डेफिनेशन सिर्फ दे देता है और पूछता है ये किनका लॉ है। तो ये याद रखना है आपको। ये जो 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हेजनबर्ग प्रिंसिपल, एवोगाड्रो लॉ और हुंड रूल्स, ये बिल्कुल आप पढ़ लेना। ये आपको शायद क्लास 12 के जो है एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या एक बार इनका डेफिनेशन ही पढ़ के याद रखना। डायरेक्टली आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसका अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, जो बहुत बड़ा जो है इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ समझना, वो सब आपको नहीं देखना है। सिंपल डेफिनेशन भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क क्यों लेना, डेफिनेशन याद करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम पहले हो चुके हैं तो आगे भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। तो ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉली के द्वारा जो है ये प्रिंसिपल दिया गया था। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम, ये दिया गया था। इसी तरह हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी भी बिल्कुल देख लेना, एवोगाड्रो लॉ भी देख लेना और हुंड्स रूल भी बिल्कुल देख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, टफ नहीं बनते, इजी बनते हैं। डेफिनेशन दिया जाएगा, सिर्फ हमको बताना है कि ये लॉ किनके द्वारा दिया गया था, यही बनता है बस। टूथ एनामल इज मेड ऑफ। टूथ एनामल जो है ये जो है आउटर मोस्ट, जो आपका टीथ है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग है और पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल पूछा जाए पूरा ह्यूमन बॉडी में तो ये है टूथ एनामल, जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये जो है मटेरियल प्रेजेंट है। ये जो है आपका जो टीथ है उसका अपर कवरिंग जो है इसे एनामल कहा जाता है। तो ये किससे बना हुआ होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। और किडनी में जो स्टोन्स पाए जाते हैं वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड हैज़ ए ब्राउन कलर ड्यू टू डिजॉल्व। तो इसमें क्या डिजॉल्व किया जाता है कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में? इसे जो है नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी देखने मिल सकता है, यहाँ पे नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है इस तरह डायरेक्टली नहीं लिख के NO2 ऐसा भी लिखा हुआ होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है इसे ऐड किया जाता है कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में, ये रेडिश ब्राउन कलर का देखने में होता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसमें जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, ये ऑक्सीजन को जो है रिमूव करता है। इसे खास करके ब्लीचिंग एक्शन एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे ऊल हो गए, सिल्क हो गए, इसमें यूज़ किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। और एक बात याद रखना, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, इसमें जो है क्लोरीन को भी कभी कभी जो है ये यूज़ किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, लेकिन क्लोरीन जो है वो अलग तरह काम करती है, वो जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसमें होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि जो है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में इन्हें जो है काम में लिया जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल इज। तो डीनेचर्ड अल्कोहल बेसिकली क्या है? ये इथाइल अल्कोहल ही है, लेकिन इसे जो है अनफिट कर दिया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल अगर इसको जो है अनफिट ना किया जाए, जो लैब में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, इसे डीनेचर्ड किया जाता है। कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि ये पीने लायक ना रहे। अगर पीने लायक रहे लैब में तो कोई भी जो है इसे पी सकता है, इसी वजह से जो है इसे डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। इसे जो है डीनेचर्ड कर दिया जाता है, कुछ ऐसे जो है केमिकल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिसके वजह जो है ये पीने के लिए सूटेबल नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जो सैनिटाइजर आप यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डेली लाइफ से क्वेश्चन पूछता है रेलवे, ठीक है। जो सैनिटाइजर यूज़ करते हैं आप, तो इसमें जो अल्कोहल होता है 70% उसमें अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में। तो ये कौन सा अल्कोहल होता है? मिथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, कौन सा अल्कोहल होता है? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉर्डरलाइन एलिमेंट। अब देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको पता है कि कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वही मेटलॉइड्स को ही बॉर्डरलाइन एलिमेंट कहा जाता है। तो इनमें से जो है टेलुरियम जो है ये मेटलॉइड है और इसे जो है बॉर्डरलाइन एलिमेंट कहा जाता है। बाकी सब जो है ये मेटलॉइड्स नहीं है, इसीलिए जो है ये बॉर्डरलाइन एलिमेंट नहीं कहा जाएंगे। से टेलुरियम जो है इसे जो है बॉर्डरलाइन एलिमेंट यहाँ पे कहा जा सकता है। टोटल जो है प्रेडिक्ट टेबल में 6 यहाँ पे बॉर्डरलाइन एलिमेंट या फिर कह सकते हैं मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट कहा था पिछले बार जब हमने पार्ट 1 में बताया था कि कितने मेटलॉइड्स हैं, तो हमने कहा था कि 6 मेटलॉइड्स हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि नहीं सर 7 मेटलॉइड्स हैं। देखिए 7 मेटलॉइड्स का ये बोल सकते हैं आप, सही है, ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में आप देखें 10th का तो यहाँ पे पोलोनियम को नहीं दिया गया है, पोलोनियम को कंसीडर नहीं किया गया एज ए मेटलॉइड, ठीक है, इसीलिए 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में भी 6, 7, 8 मिले कितने सारे मेटलॉइड्स हैं तो 6 आप बिल्कुल ऑप्शन सही करके आना, क्योंकि 6 जो है मेटलॉइड्स प्रेजेंट है एनसीईआरटी में, जो है 10 तक दिया गया है। 10 के एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो पोलोनियम वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना 6 जो है मेटलॉइड आप बिल्कुल ये कह सकते हैं। हाँ, पोलोनियम भी मेटलॉइड में कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब नहीं दिया गया है तो उन्हें हमने जो है कंसिडर नहीं किया है। पोलोनियम को ऐड करने से तो 7 हो जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे चीज़ हमने डिस्कस किया। टीसीरी भी ले लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ हम ला रहे हैं आपके लिए। स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स लगातार लाया जा रहा है। ये सारी चीज़ को अगर मिस कर देते हैं तो देखिए जो क्वालिटी चीज़ है उनको ही हम बार बार लाने की आपके सामने में कोशिश करते हैं। जो अलग चैनल में नहीं होता है वही कोशिश करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन जो आइडिया मिला ये वीडियो देखने के बाद, वो आइडियाज़ आपको क्या हर किसी चैनल में इतना आसानी से मिलेगा? मिलता है लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता। तो वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।